2020 के हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम कर चुके थे। क्वेश्चन 15 का आंसर है रिफ्लेक्टिव लेवल है फर्स्ट का, और 16 का आंसर था आपका कोड था आपका, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। 17 का हमने देखा था कि क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन कम्बशन प्रोड्यूसेस मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट एनर्जी आउटपुट ऑफ द हीट कंटेंट। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कोल के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 18 में हम बात कर रहे हैं कि दो आपके पास रीज़न दी गए हैं। एक आपका दिया गया, दो स्टेटमेंट है आपके पास, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला क्या आपका एसोसिएशन है, सेकंड क्या आपका रीज़न है। क्या बताया जा रहा है एसोसिएशन में, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज़ वॉलेटाइल एंड स्टोर्स डेटा प्रोग्राम करेंटली इन यूज, ये करेक्ट होती है। रीज़न क्या बताया गया है, रैम इज स्टोरेज मीडियम दैट रिटेन इट्स कंटेंट इवन आफ्टर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन टर्न ऑफ। तो टर्न ऑफ होने के बाद क्या करता है, वो कंटेंट को आपका रिटेन नहीं रखता। तो क्या हो जाएगा आपका, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला इसमें दो स्टेटमेंट दी गई है, एग्रेसिव एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट बाय द टीचर मेक द क्लासरूम कम्युनिकेशन एकेडमिकली इफेक्टिव। यह आपका पहला स्टेटमेंट है। चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स लेंस आपका जो है बोला कि जो आप वर्ड का जो चुनाव करोगे क्लास में, तो चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड लेंस आपका, जब आप खाली शब्दों का अगर खाली बदलाव करोगे तो बच्चों में बहुत ज़्यादा क्या होता है, असर पड़ता है। जब भी आप किसी तरह से कोई क्लास लेते हो, उस समय जो आप बच्चों के साथ अगर जो बातें करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, उस समय जिस वर्ड का आप चुनाव करोगे, जिस वर्ड को आप प्रेजेंट करोगे, उन वर्ड का बहुत ज़्यादा मतलब आपका असर पड़ता है बच्चों में। इसलिए बोला गया कि द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स लेंड्स क्रेडेंस टू क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये दो स्टेटमेंट हैं। फिर आपके पास ए बी सी डी ऑप्शन है। ए क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। बी क्या है आपका, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। फिर सी क्या है आपका, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट मतलब। डी क्या है आपका, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तीन में से आपको चूज़ करनी है कि आपको कौन सा ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है, जो ए बी सी या डी दी गई है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो आप अगर एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो तो आप क्या पाते हो इसमें कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्या, एग्रेसिव एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट बाय द टीचर मेक्स क्लासरूम कम्युनिकेशन एकेडमिकली इफेक्टिव, ये बिल्कुल नहीं करता। तो ए आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है, चॉइस ऑफ, जब आप सही शब्दों का जो चुनाव करते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्या करता है, आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है और क्लासरूम को हेल्प करता है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ भी आपको दो स्टेटमेंट मिल रही है क्वेश्चन 20 के लिए। स्टेटमेंट 1 कि उपप्रीति, आपका जो इसमें जो आपने प्रमाणित में पढ़े हैं उसमें होता है आपका उपमिति इज डिफाइंड एज द, उपप्रीति नहीं उपमिति इज डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स आपका डिनोटेशन। जो नॉलेज है उनके साथ आपका संबंध बताता है। और स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, वर्बल टेस्टिमोनी इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रस्टवर्थी पर्सन एंड कंसिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। तो वर्बल आपका जो टेस्टिमोनी होती है, ये आपका क्या करता है, आपका ट्रस्टवर्थी पर्सन के साथ आपका एक अंडरस्टैंडिंग बनाती है। In the light of the above two statements, choose the most appropriate
फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन ए को चूज करोगे अगर आप समझते हो कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो बी बोलोगे। ऐसे सी बोलोगे अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट अगर स्टेटमेंट सेकंड अगर इनकरेक्ट है तो। और डी बोलोगे अगर स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट हो लेकिन स्टेटमेंट सेकंड क्या आपका करेक्ट है। तो आप 20 का बताओ आपको क्या लगता है, ए बी सी डी। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, आप देखते हो क्या बोला गया इसमें दोनों स्टेटमेंट में। आपका उपमिति इज डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन द वर्ड एंड द आपका डिनोटेशन। तो ये आपका उपमिति का परिभाषा है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वर्बल टेस्टिमनी इज द स्टेटमेंट ऑफ ए ट्रस्टवर्थी पर्सन। कोई किसी को जिसका विश्वास करते हैं उसके बातों पे आपके लिए बहुत मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आप जैसे मान लो कि माता पिता गुरु उनके बातों को, या जो डॉक्टर है उनके बातों को, उनके डॉक्टर ने बता दिया कि आपको ऐसा खाना है ऐसा नहीं खाना है, तो खाली वर्बली बता दिया, तो वो बहुत आपके लिए क्या होती है, वो आपका ट्रस्टवर्थी होता है, आप उसको विश्वासी नहीं मानते हो। तो क्या होगा, दोनों ही आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21 का बता रहा है cognitive dissonance in a classroom communication is the result of, क्या चार ऑप्शन दिया गया है। पहला आपका है फिल्टरिंग ऑफ मैसेजेस, बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स बेस्ड इंटरैक्शन, और सी ऑप्शन है चार्टिक कंडीशन। तो आपके पास बतानी है कि 21 में, तो आप इंटरैक्शन के बाद अगर बात करते हो तो कॉग्निटिव आपका जो डिसोनेंस इन क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या करती है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 22 बता रहा है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन कम अंडर द ambit of National Board of Accreditation। तो इसका NBA भी कहते हैं। ऑप्शन है आपका टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बी है टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सी है एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, डी है मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये आपके पास चार ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। तो इन चार में से नॉर्मली हम जानते हैं कि आपका जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो हमें जो बनाया गया था, तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन किस में अंडर में आता है या आपका आता है ambit ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ आपका एक्रीडिटेशन। तो क्या हो जाएगा NBA जिसको कहते हैं हम लोग। तो कौन सा करेक्ट हो जाएंगे आपके, A, B, C या D? किसके लिए होगा, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स कम्स अंडर द ambit ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन कि आपका ये इसके अंदर में आता है। तो फिर आपका बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बोला गया है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर कम्युनिकेशन बैरियर टू ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग में बताओ सबसे बड़ा मतलब सबसे जो समस्या क्या होती है, कम्युनिकेशन बैरियर क्या क्या होती है। टेक्नोलॉजी, पहला इससे ये आपका कोड है, मतलब चूज करनी है। पहले आपका इंफॉर्मेशन दी जा रही है ABCDE में, तो पहला जो बताया जा रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 23 में टेक्नोलॉजी, या फिर आपका बी में आपको बताया गया है कि लीगलिटीज, फिर आपका सी में बताया गया स्टूडेंट आपका कम्युनिटी, डी में है कल्चर और ई में है जेंडर। इनमें से फिर आप नीचे ऑप्शन दिया गया है, कोड दिया गया है ABCD, आप इसे चूज करनी है। चूज करके बताइए कौन से होंगे। खाली ABC आप सोचते हो, ABE सोचते हो, इनमें से आप उसको चूज करो जो आपको एकदम लगता है कि सही है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन अपने आप कट जाएगा। जब कोड जब आपका जो नीचे आपका जो कोड रहती है उसको उसके लिए।
ए टेक्नोलॉजी बैरियर क्या है, रुकावट क्या है ऑनलाइन टीचिंग के, जिस वजह से हम जो इसको जो रुकावटें आती है। पहले बता दो कि कौन सा होना ही चाहिए, पर्टिकुलरली कौन सा होगा। तो ए क्या बोला है, टेक्नोलॉजी। ए आपका टेक्नोलॉजी तो होना चाहिए सर, बिकॉज टेक्नोलॉजी के अंदर तो इंटरनेट भी आएगा ना। एंड स्टूडेंट कम्युनिटी भी हो सकती है, बिकॉज अब अगर स्टूडेंट नहीं आएंगे तो फिर टीचिंग होगी कैसे। तो मुझे लग रहा है जेंडर का तो कुछ लेना देना है नहीं इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। टेक्नोलॉजी तो एक है ही है, दूसरा आपका एक कल्चर भी होती है। और हाँ, कल्चर भी होती है सर। तो कल्चर किस में दिया गया आपका, कल्चर आपका डी में दिया गया है, तो ए डी में, होगा, हाँ जी। ए और डी होगा ही होगा। तो आप बताओ इसका, आप बोलो आपसे ऑप्शन कौन से करेक्ट होंगे। जी, ए और डी तो कंफर्म है। ए और डी, ई भी आ रहा है क्या इसमें, तो बी सही रहेगा सर, क्या बोला बिकॉज इसमें, ए और डी तो ओनली बी में which of the नहीं आ रहा following है। can be major communication can be, अच्छा, which of the following can be the major communication barrier to the online teaching। सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन बैरियर क्या हो सकता है, कि मतलब क्या क्या होगा। स्टूडेंट कम्युनिटी। हाँ, which of the following can be the major communication, नहीं है ना सर। हाँ, can be the स्टूडेंट major, कम्युनिटी भी हो सकता है ना ऐसे आप सर। देखिए कल्चर और जेंडर तो होगा ही नहीं, क्योंकि जेंडर का कोई मतलब नहीं रहता है ऑनलाइन टीचिंग में, मेल हो या फीमेल हो, ओके है ना। कल्चर भी नहीं हो सकता। ओके, आई थिंक एबीसी। आप जाओगे एबीसी के साथ, जी, मतलब टेक्नोलॉजी, लीगलिटीज और स्टूडेंट कम्युनिटी। स्टूडेंट कम्युनिटी। लीगलिटीज भी हो सकते हैं सर एक बार, और स्टूडेंट कम्युनिटी तो होनी ही है। ओके सर डी और ई का कंफर्म नहीं समझ आ रहा, क्योंकि जो मेजर बैरियर है वो जेंडर तो नहीं हो सकता और कल्चर भी नहीं हो सकता। ओके, तो अगर मान लो कि अगर आपके पास आ गया तो आप क्या लोगे इसमें से, एबीसी। टेक्नोलॉजी। जैसे देखो अभी हमारा क्या था, डिस्टर्ब हुए थे, हमारा क्लास क्या डिस्टर्ब हो गया था ना, फिर मुझे दोबारा देखना पड़ा कि क्यों नहीं साउंड आ रही थी, या नेट का स्पीड कम हो जाता है तो भी हम नहीं कर पाते हैं, किसी भी एंड से अगर कम हो, चाहे टीचर के एंड से हो या स्टूडेंट के एंड से हो, किसी भी एंड से हो, तो टेक्नोलॉजी आनी ही आनी है। ये ऑप्शन जो आपका आना ही आना है, ये आपका बैरियर हो सकता है, अगर सही नहीं होगा तो आपको दिक्कत करेगा। ये तो आएगा ही। ये कहाँ कहाँ पे नहीं है, आप क्या बोला है आपका, ए बी सी, लीगलिटीज आपका बैरियर आता है कि नहीं आता है। लीगलिटीज ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खाली एक ही विषय पढ़ रहे हो, लीगलिटीज में बहुत सी चीज़ आती है। जैसे मान लो अभी गेमिंग का चल रहा है, तो कई जगह जहाँ पे कई देश ऐसे हो सकते हैं जो गेम को अगर बैन करके रखे हुए हैं, कई ऐसे देश है, तो उनके अगर गेम के जरिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो उसका आपको नहीं करने देंगे। फिर आता है आपका स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ कैसे बैरियर होगा बताओ। सर इसमें ऑप्शन बी होगा, ए डी ई। ऑप्शन डी तो ए डी नहीं है, सी डी ई है। ऑप्शन बी में आपका ए डी ई है। ऑप्शन डी। आप डी बोल रहे हो कि बी बोल रहे हो? बी ए डी ई है जिसमें। अच्छा, बी ऑप्शन है वो, ए डी ई में। टेक्नोलॉजी तो होंगे, ठीक है। स्टूडेंट कम्युनिटी मींस क्या हुआ? कम्युनिटी मींस क्या, मतलब जैसे आपस में कम्युनिटी, मतलब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे, वो वाला कम्युनिकेशन हुआ क्या? नहीं, कम्युनिटी मींस अपन सारे स्टूडेंट है ना, अपन सारे स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी का मुझे समझ में आ रहा है, वो यही आ रहा है कि ऑनलाइन तैयार कितने हैं पढ़ने के लिए। नहीं, अच्छा, मुझे मतलब बैरियर क्या है? उसके बाद उन सबके पास वो टेक्नोलॉजी होनी भी तो चाहिए ना सर, कि जैसे अगर जैसे ऑनलाइन है
तो उनके पास हो सकता है जैसे आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज है, सामने स्टूडेंट के पास सब स्टूडेंट्स के पास ना हो। टेक्नोलॉजी तो आपका हो गया, स्टूडेंट कम्युनिटी कैसे इसमें आ सकता है? स्टूडेंट कम्युनिटी जैसे आपके स्कूल कॉलेज में तो होती है, चलो कम्युनिटी एक हो गया, ऑनलाइन टीचिंग में आपका बैरियर कैसे हो सकता है? स्टूडेंट कम्युनिटी बैरियर पूछा है, रुकावट पूछा है, क्या रुकावट है? सर जो options अगर अपने पास स्टूडेंट आए ही available नहीं है, टीचर तो क्या ही स्टूडेंट आने का नहीं पूछा गया, सर, स्टूडेंट जो- कम्युनिटी पूछा गया। कम्युनिटी का होना और स्टूडेंट का ना होना दोनों अलग अलग बात है ना। सर एक बात बताइए, जैसे इसमें ऑप्शन जो दिए एबीसी ओनली, एडीई ओनली या पीसीडी या सीडीई है ना, ए तो है ही है, तो ए में और बी में है, तो यानी सी और डी ऑप्शन तो हट ही गए। पहली बात है ये देखो कि मैं बता आपको मतलब आप लोगों ने काफ़ी अच्छा ट्राई किया, मैं बता देता हूँ। टेक्नोलॉजी जो होगा ही होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना एक बैरियर है। अगर टेक्नोलॉजी जैसे आप जानते हैं कि 5G आ गया है तो अच्छे से आपका स्पीड है अच्छी है, तो आप जहाँ पे हर जगह, जैसे हमारे क्लास में ज़्यादा वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम वीडियो सबका ऑफ रखते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ऐसे होती है जहाँ पे वीडियो के बिना नहीं हो सकता। मैं भी कुछ क्लासेस ऐसे लेता हूँ जिसमें मुझे वीडियो ऑन करने पड़ते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसे बहुत सी चीज़ें मुझे करके दिखाने पड़ते हैं, खासकर जो फिजिक्स या केमिस्ट्री की चीज़ें मुझे करके दिखाने पड़ते हैं, वो मैं जितना ही बोलूँगा नहीं होगा जब तक मैं उसको करके नहीं दिखाऊँ, तो उसमें वीडियो चाहिए होता है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत होती है, और आपका टेक्नोलॉजी का बच्चों को जानकार भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, जितना ज़रूरी है। तो टेक्नोलॉजी तो आएगा ही आएगा, पहला वाला। दूसरा आपका बोला कि आपका लीगलिटीज़, तो लीगलिटीज़ को आप अगर आपको मान लो कि लीगलिटीज़ का भी होल्ड पे रखो, क्योंकि लीगलिटीज़ होता भी है। जैसे मान लो कि कोविड के एग्ज़ाम में, कोविड के समय में इसको लीगल मान लिया गया कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आपको खाली उसी टाइम के लिए माना गया था। अब अगर इसको आपका लीगलिटीज़ में नहीं आता है तो आप अभी स्कूल का एग्ज़ाम आप ऑनलाइन दे नहीं सकते हो। तो लीगलिटीज़ तो आती ही है, बैरियर के रूप में आप आती है कि अगर लीगल नहीं माना जाएगा तब आप कैसे करोगे। उस समय के लिए लीगल मान लिया गया था जब आपके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो आपका बड़े बड़े आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम व्हाट्सएप पे हो रही थी और वो बहुत सी चीज़ हो रही थी। लेकिन कभी हो रही है, अभी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी इसको लीगल नहीं माना जाएगा। खाली उस समय खाली कोर्ट ने उस समय के लिए खाली आपको परमिट कर दिया था कि हाँ आप अभी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो लीगलिटी के, लेकिन हम लीगलिटी का भी होल्ड पे रखो। पार्शियल तो सही है, लेकिन एग्जैक्टली हमें लेना क्या है कि नहीं लेना है बाद में देखते हैं। फिर क्या आपका स्टूडेंट कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ आपका ऑनलाइन के साथ क्या मतलब होती है, क्या क्या रिलेशन है? अगर आप स्कूल कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, वहाँ पे चलो आपका स्टूडेंट का क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप उस पर यूनियन है, सबको समझ में आता है। ऑनलाइन क्लास में बैरियर के रूप में कैसे होगा? बैरियर मतलब रुकावट कैसे होता है स्टूडेंट कम्युनिटी? तो रुकावट तो आएगी नहीं। कल्चर भी होता है, कल्चर का भी समस्या आपका इश्यू कई जगह पे आ सकती है कल्चर का, क्योंकि कल्चर का भी बहुत से रोल होती है। और बात है आपका जेंडर में अगर आते हो तो हमें लगता नहीं है यहाँ पे कि जेंडर कोई इशू है। हमें लगता है सबको हम कर सकते हैं, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे आपका, अगर आप पूरा ग्लोबल देखोगे तो ग्लोबल में अगर सर्च करोगे तो आपको मिलता है जेंडर में भी। हमें लगता है कि जेंडर में कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ पे सारा जितना फ्रीडम, ये जो क्वेश्चंस पूछे गई है ये खाली एक छोटे जगह के लिए नहीं पूछी गई है, ये आपका ओवरऑल के लिए पूछी गई है, टोटल मतलब पूरा ग्लोब, अराउंड द ग्लोब के लिए। तो अराउंड द ग्लोब में आपका बहुत जगह पे आपका कंडीशंस के रूप में आते हैं। तो इसमें से अगर आप मोस्ट अप्रोप्रिएट लोगे तो एक आपका क्या आता है, आपका जो बताते हैं इसमें कि 3 चीज़ आपका मेन निकल के आती है इसमें। तो आपका जो ADE बता रहे हो यही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगती है। बाकी पार्शियल जो बता रहे हो, लीगलिटी सबको पार्शियल लगती है। पार्शियल मतलब क्या? क्योंकि ऑप्शन में से हम मैच करेंगे तो हमें लीगलिटी ज़्यादा मिल नहीं रही है, लेकिन लीगलिटी का आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसलिए मैं बताया अभी आपको कि जैसे जब कोविड या इस तरह की चीज़ें आ गई थी तो उस समय गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया था कि आप एग्ज़ाम ले सकते हो ऑनलाइन पे। उसलिए उस समय क्या हुआ आपका, उस समय आपका सबने एग्ज़ाम दिया और वो आपका जो डिग्री मान्य हुआ। लेकिन अगर अभी कोई देना चाहेगा तो क्या वही एग्ज़ाम मान्य होगा? नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑप्शन को देख करके हमें ADE लग रही है सबसे जो ज़्यादा है। सी तो कहीं लगेगा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट के कम्युनिटी के साथ आपका ऑनलाइन एग्जाम का बैरियर का कोई मतलब नहीं मिलता है। तो सी आपका बाकी 3 ऑप्शन के साथ सी है, A, C और D
ये तीनों ही ऑप्शन के साथ क्या सी आपका इंक्लूड है, तो बी में सी नहीं है, तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, ए डी। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेदा विच डील्स विद द, आयुर्वेदा के जो आपका चिकित्सा की एक पद्धति होती है आयुर्वेदा, जो योग आयुर्वेदा अब जानते भी हैं वैसे। आयुर्वेदा विच डील विद द इंडिजिनियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन वुड बी ट्रेस्ड टू, किसमें, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा या अथर्ववेदा। आप लोग तो इसका अच्छे से आंसर जानते ही हो, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी जानते होंगे। तो आयुर्वेदा कहाँ से किसका पार्ट है, अथर्ववेदा का पार्ट है, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। आयुर्वेदा जो होता है वो आपका अथर्ववेद से आई है। अथर्ववेद में आपका चिकित्सा विज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। तो अथर्ववेदा आपका सामवेदा से, जैसे आप जानते हो कि इसमें संगीत आई है, शास्त्रीय संगीत आई है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर बेस्ट डिस्क्राइब एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिसर्च। बताओ कि नीचे से जो आपका ऑप्शन दिया गया है 25 के लिए, इसमें 5 बातें बताई गई है, उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बताया गया 25 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर बेस्ट डिस्क्राइब द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ रिसर्च। आपका इंडिपेंडेंट, हम जानते हैं कि वेरिएबल 2 तरह की होती है, चर जिसे कहते हैं। चर इंडिपेंडेंट मतलब क्या हुआ, एक होती है डिपेंडेंट, एक होती है इंडिपेंडेंट। जैसे अगर आप किसी को, अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करा करके उसका अगर आप तनाव को कम करना चाहते हो, तो तनाव और भ्रामरी प्राणायाम दोनों ही क्या आपका चर है। चर मतलब जिसके वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एक डिपेंडेंट है कि एक इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वो है जिसके वैल्यू को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, और डिपेंडेंट वो है कि उसके कम या ज़्यादा करने पे दूसरा जो वेरिएबल है उसका वैल्यू कम ज़्यादा होगा। ब्राह्मणी इंडिपेंडेंट होगा और जो वो है तनाव, बिल्कुल बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएगा। बिल्कुल। तो भ्रामरी क्या हुआ, आप भ्रामरी को कम या ज़्यादा कर सकते हो, तनाव अपने आप उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया भ्रामरी, और तनाव जो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। खाली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है, क्योंकि जिन लोगों के लिए नया है, अभी जो ज्वाइन किए हैं या जिन लोगों ने अभी नहीं किए हैं आपका रिसर्च का पार्ट, उनके लिए बता रहा हूँ कि वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है। अब आप इसके सामने इसके रिगार्डिंग आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स बेस्ट डिस्क्राइब एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिसर्च। शोध में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से बताते हैं। और पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज द कॉज इन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कॉज और इफेक्ट आपका जो है, कॉज मतलब क्या होता है, कारण, और उसका प्रभाव, उसका संबंध को बताता है। बी स्टेटमेंट क्या बताता है, इट इज द इफेक्ट इन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। और सी बताता है आपका, इट इज द कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक विच इज मैनिपुलेटेड इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जिसको हम हम करते हैं, मैनिपुलेटेड इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी। और फिर आपका क्या बताता है, आपका अगला बात बता रहा है कि इट इज द वेरिएबल विच इज प्लेस्ड अंडर कंट्रोल। और ये क्या है आपका, इट इज ए काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वेरिएबल। तो ये आपके पास 5 बातें हैं। इसके बाद आपका बतानी है कि बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है चूज करने के लिए, ए एंड बी। पहला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है बी एंड सी, थर्ड आपका है ए एंड सी, और फोर्थ आपका है डी एंड ई। मैं थोड़ा छोटा कर देता ताकि आपको क्वेश्चन और सारा पार्ट एक साथ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25। आपको क्या लगता है, सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपको कोई डाउट है तो सबसे पहले सर्टेन, निश्चित जो है उसको पहले आपका निश्चित है या निश्चित नहीं है, इन दोनों में से किसी एक को ढूंढो, और फिर आप ऑप्शन को काटते रहो। जो गलत ऑप्शन होंगे आपके पास सही ऑप्शन क्या होगा, बच जाएगा।
क्या बोला गया इसमें? ए में क्या बताया गया है? देखो, इट इज द कॉज इन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अभी हमने भ्रामरी प्राणायाम का हमने दिया था ना, अगर भ्रामरी प्राणायाम ज्यादा कराओगे तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? तनाव कम हो जाएगा। तो कॉज एंड इफेक्ट आया कि नहीं आया? ए तो होना ही होना है, जिसमें ए नहीं है उसे काट दो तो क्या कट जाएगा? बी कट जाएगा, डी कट जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक चीज को करेक्ट आपको चूज कर लो जो होना ही होना है, या जिसको नहीं होना है, उससे आपका क्या होगा? ऑप्शन कम हो जाएंगे। ए तो होना ही होना है। अब इसके बाद क्या होगा? क्या बी होगा? इट इज द इफेक्ट इन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इट इज इफेक्ट कहाँ से होगा? मैंने बोला भ्रामरी प्राणायाम अगर ज्यादा कराओगे तो क्या होगा? आपका तनाव कम हो जाएगा। तो ये तो कॉज हुआ ना, भ्रामरी प्राणायाम तो इफेक्ट नहीं हुआ। भ्रामरी प्राणायाम के कारण तनाव कम हो रही है, तो ये कॉज हो गया। तो बी तो होगा ही नहीं, तो जहाँ पे बी है उसको काट दो। तो कहाँ पे बी है? देखो, ए एंड बी, मतलब पहला ऑप्शन बी है, ये भी कट गया। बचा क्या आपके पास? ए एंड सी बचा। सी क्या बोल रहा है? इट इज द कंडीशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक विच इज मैनिपुलेटेड इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी। और आप जानते हो जब आप इसका एक्सपेरिमेंटल जब स्टडी करते हो रिसर्च में, तो इसको हम मैनिपुलेटेड हम कर सकते हैं, यह किया जाता है। अगर आप इसको नहीं भी समझ पा रहे हो तो भी आप 3 रॉन्ग निकल गए तो क्या होगा? सी आपको करेक्ट होंगे। और जब आपने इसका प्रायोगिक अगर अनुसंधान को आपने अच्छे से पढ़ लिया आपने, तो आप ऑप्शन को आप इसका अच्छे से आप समझ भी पा रहे हो। इन केस अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो जो मैंने इसको रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड जो आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, समझा रहे थे, इससे भी क्या हुआ? 3 ऑप्शन कट गए और आपके पास क्या बचा? आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपके पास बच गया। ये बहुत अच्छी टूल्स होती है एग्जाम्स के लिए। जब आप इस तरह से करते हो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, 26 में क्या बता रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग नीड स्ट्रेंथ इन मैस्लोस हायरार्ची आर रिलेटेड टू हायर ऑर्डर लर्निंग। ये आपका मनोविज्ञान से है, मैस्लोस थ्योरी है, हायरार्ची में उसने बताया था। उन्होंने इंसान के नीड के बारे में बताया था। आप लोगों में से जो अगर कोई मनोविज्ञान को अगर अच्छे से पढ़े होंगे, जैसे आप जानते हो कि कई ऐसे आपका जो पश्चिम के जो मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने पिछले 100 या 150 ईयर्स के में जो उन्होंने शोध किए हैं, उसके आधार पे उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं। इसमें आपका मैस्लो का सिद्धांत भी है और भी कई सिद्धांत आपका जो बहुत वेल नोन है, जिसका अभी बहुत सारा काम भी हो रहा है। इसमें उन्होंने क्या बताया था? मैस्लो के हायरार्ची में आर रिलेटेड टू द हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग। बताओ कौन से होंगे? आपका जो स्टेटमेंट दी गई है 26 के लिए, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, नीड्स फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आपका ज़रूरतें होती है जिसका आपका जो नीड के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैस्लो हायरार्ची में बताया गया था। इसमें ऑर्डर ऑफ लर्निंग के लिए आप ये 5 आपके पास क्या है? आपका स्टेटमेंट्स है। नीचे आपका ऑप्शन चूज करनी है। ऑप्शन ए में ए एंड बी, ऑप्शन बी में बी एंड सी, ऑप्शन सी में सी एंड डी, ऑप्शन डी में डी एंड डी। टेक्निक अप्लाई करो, या तो आप ऐसा स्टेटमेंट निकालो जो होना ही होना है, या फिर ऐसा निकालो जो नहीं हो सकता। फिर आपको इसमें से एलिमिनेट कर दो जो रॉन्ग है और आंसर तक पहुंचो। ये इसका प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा आप कर लोगे एग्जाम में। साइकोलॉजी के अगर आप अध्ययन करोगे तो हायर नीड और लोअर नीड के बारे में कुछ क्लासिफिकेशन मिलेंगे आपको। हायर नीड में क्या आता है? जो लर्निंग के लिए नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? योग मित्र हम जो बोलते हैं कि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, नीड्स फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम जिस स्वरूप में हैं उसका अनुभव करना, उसको जानना, ये क्या होती है? आपका
सर इसमें हम ए और ई ले रहे थे, पर इसमें ऑप्शन में ए और ई कहीं नहीं दिया है। याद रखना, ये जो होती है मैं आपको बता देता हूँ कि साइकोलॉजिकल नीड्स हो गया, सेफ्टी नीड्स हो गया, सोशल नीड्स हो गया, या आपका जो लोअर नीड में आपका भय, भूख, नींद, सेक्स, ये सब चीज़ें आती है। ये क्या होती है आपका, ई तो ये आपका लोअर नीड में आती है। लेकिन जब आपका हायर नीड जो होती है, अगर ये सब चीज़ें भरपूर पूरी हो भी जाए, जिसके पास पूरा पूरा संपूर्ण है वो भी उतना ही ज़्यादा परेशान रहता है जितना कि जिसके पास नहीं होता है वो रहता है, क्योंकि उनके पास क्या आती है, ये दोनों चीज़ नहीं होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होती है और एस्टीम नीड्स नहीं होती है। तो क्या होता है इसमें, और जिनके पास ये चीज़ होती है, जैसे फकीर हो गए, संत हो गए, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसके पास होती है, अंतर्ज्ञान जिनके पास होते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, विवेकानंद जी हो गए, पूरा दुनिया उनके पीछे भागते हैं। जबकि फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए, ऐसे फिजिकल नीड में मतलब बहुत तरह की चीज़ आती है, या सोशल नीड को पूरा करने के लिए उनके पास कुछ रखते ही नहीं है। जो संत होते हैं वो क्या रखते हैं, कुछ भी नहीं रखते। आप इतने अच्छे अच्छे बातें पढ़ोगे, इसमें बताते हैं कि जो कटोरी है वो भी ले जाओ, उसको भी क्या करना, इस लेवल तक वो सोचते हैं। पूरा दुनिया उनके पीछे भागती है। जैसे महात्मा बुद्ध के पास, जो हम संत सन्यासी के पास पीछे भागते हैं, एक्चुअली वो कहाँ रहते हैं, वो तो किसी पेड़ के नीचे रहते हैं। जब महात्मा बुद्ध ने किसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किए, तो वो पेड़ की आज कितने महत्व है कि इसमें कभी भगवान बुद्ध इनके पीछे नीचे, उनके नीचे बैठ के तपस्या करते थे। उनके पास ऐसे से कुछ भी होते हैं, सोशल नीड हो गया, सेफ्टी नीड्स हो गया, साइकोलॉजिकल कुछ भी होते हैं, कुछ भी नहीं होते उनके पास। या फिजिकल नीड, या आपका जो जैसे शरीर को भी वो मतलब मानते हैं कि इसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, डी और ई हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन डी तो होना ही होना है। जब ऑप्शन डी सबसे ऑप्शन ई तो होना ही होना है। ऑप्शन ई जब होना ही होना है तो क्या कट गया, ए कट गया, बी कट गया, तो आपके पास क्या हुआ, ऑप्शन काफ़ी कम हो गया। सोशल नीड की ज़रूरत नहीं है, सी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका हायर में नहीं आता आपका, तो सी भी कट गया। तो क्या हुआ, अपने आप ये तीनों आपका कट गया। तो बचा क्या आपके पास, डी और ई। खाली इतना जान लिए कि ई तो होना ही होना है, क्योंकि आप ये क्वेश्चन पढ़े हुए हो, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, बस इतने को अगर जोड़ दोगे आप, तो आपने क्या पाया, ई होना ही होना है। और बाकी चीज़ें जो होती है आपका, वे आपका लोअर नीड के अंदर आती है। तो ए बी सी नहीं होगा, तो फिर आप क्या कर पाया आपने, अगर आपका पूरा क्लियर नहीं भी है तो भी आप आंसर तक पहुंच जाते हो आप, क्योंकि रॉन्ग आंसर क्या होते हैं आपका, एलिमिनेट हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस इज मेनली वन वे, काउंसलिंग, गाइडिंग, टीचिंग या लर्निंग। बताइए ये वन वे कौन सी होती है। काउंसलिंग, गाइडिंग, टीचिंग या लर्निंग। लर्निंग सर, लर्निंग सर। आपको लगता है लर्निंग वन वे है, वन वे लर्निंग है सर। गाइडेंस भी वन वे पूछा है इसमें है, इन विच द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस इज मेनली वन वे। इन्फ्लुएंस का जो डायरेक्शन होगा वो वन वे किस में होंगे। काउंसलिंग भी सर वन वे होगा। तो काउंसलिंग ही आएगा सर। काउंसलिंग वन वे नहीं हो सकता सर। काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना। गाइडेंस आई थिंक सो वन वे हो सकता है सर। गाइडेंस हो सकता है सर। मुझे भी यही लग रहा है सर, गाइडेंस ही होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, इन विच द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ सीखना होगा, टीचिंग है, सीखने का, लर्निंग है, सीखना होगा। यहाँ लर्निंग तो वही है सर, खुद पढ़ना, खुद ही लर्न करना।
यहाँ देखो शब्दों का बहुत ज़्यादा गहरे अर्थ होती है, अर्थ इसमें निहित है। आप इसको सोचो क्या हो सकता है, इसी जगह पे आपको एग्जाम में फंसाता है आपको, आप फंस जाते हो ऐसे ऐसे वर्ड में ही। आपको लगता है बहुत सी चीज़ें सही है, बहुत डीप मीनिंग में जाओ, ये एग्ज़ाम बहुत डीप मीनिंग ही मांगता है, इसलिए आपको ऐसे ऐसे दे देते हैं। सर मैं दोनों में मतलब टीचिंग बहुत कंफ्यूजन है सर। वो ऐसे ही Clear क्वेश्चन है। देते हैं टीचिंग ताकि में वन वे कम्युनिकेशन ही है। आप मतलब अगर कुछ नहीं, ब्लैक बोर्ड वाला ले रहे हैं तो वन वे कम्युनिकेशन ही है। टीचर केवल ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है और स्टूडेंट देख रहे हैं बस, उसमें कम्युनिकेशन कुछ नहीं हो रही है। मैं आपको मैं एक सजेशन दूंगा, आप थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन से बाहर आ जाओ और Okay, sir. अपने पूरा आप जो इंटेलेक्चुअल का पूरा आप यूज़ करो। टेक्निकल में अगर फंसे रहोगे तो कभी कभी आपका आंसर नहीं पाते हो आप। पूरे ये जो चारों मीनिंग दी गई है उसका बहुत अंतर मंथन करो उसका। अच्छी कोशिश की आप सबने। बता देता हूँ मैं, काउंसलिंग जो होती है उस समय भी एक काउंसलर होंगे और किसी का काउंसलिंग करेंगे। तो अगर आप मुझे बताओ, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, उसका आंसर देना मुझे, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट है। मैं क्योंकि करेक्ट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपसे बुलवाऊंगा, मैं आपसे ही बुलवाऊंगा। आप ये बताओ, आप किसी की अगर काउंसलिंग करानी हो तो किसके पास जाओगे? आपके पास अगर दो ऑप्शन है, अभी अभी जो काउंसलर बना है उसके पास जाओगे या दूसरा बहुत हाईली एक्सपीरियंस 10 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं, उनका एफिशिएंसी रेट काफ़ी अच्छी है, उनके पास जाओगे? किसके पास जाओगे? सर हाईली वालों के पास। कैसे पता चलेगा उनके पास जाना है? उसके पास एक्सपीरियंस की वजह से जाना है सर। इसका मतलब उन्होंने कुछ लर्न किया ना, यस। उन्होंने भी तो कुछ लर्न किया, तभी तब जा रहे हो। हाँ जी। तो क्या हुआ? वन वे हुआ, वन वे हुआ। ये आप जिस काउंसलर के पास जाना चाहते हो, 10 साल का एक्सपीरियंस जिनके पास है उनके पास जाना चाहते हो, इसका मतलब आप जो अभी अभी बना है उसके पास क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि जो 10 साल का जो एक्सपीरियंस है उन्होंने भी तो कुछ, उन्होंने, इसका मतलब क्या, उन्होंने कम्युनिकेशन कितना हुआ, 2 वे हुआ कि नहीं हुआ? जिन लोगों का उन्होंने काउंसलिंग किए हैं उनसे उन्होंने भी कुछ सीखे होंगे ना, तभी ना उनके अनुभव को आप काउंट कर रहे हो। तो ये रॉन्ग हो गया। गाइडिंग के लिए भी सेम आप क्वेश्चन करो, किसके पास जाओगे आप? एक जो फ्रेशर उसके पास जाओगे या जो 15-20 साल से कर रहे हैं उनके पास जाओगे? इसमें भी सेम फॉर्मूला रहेगा। टीचिंग के लिए भी सेम ही रहेगा। टीचिंग जो टीचर, आप ही देखो, आप अगर कहीं अगर आप जॉब के लिए जाते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आपके लिए क्या होती है, आपको बोलते कितने एक्सपीरियंस है, तो मतलब आपने सिखाते सिखाते कुछ कितना सीखा। वैसे भी टीचिंग का जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो क्या लिखा होता है कि आप सीखते भी हो सिखाते भी हो, दोनों चीज़ करते हो। ये भी नहीं हुआ। लर्निंग के लिए आपको किसी, ज़रूरी नहीं होता कि किसी दूसरे व्यक्ति का साथ हो ही। जैसे आप कहीं बैठे हो, आपने ऐसे बहुत सारा आप मोटिवेटेड स्टोरी पढ़े होंगे कि किसी ने, आपका एक राजा कहीं पे थे, वो जंगल में बैठे थे और उन्होंने देखा कि किसी छिपकली को या किसी मकड़ी को 9-10 बार चढ़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन वो चढ़ नहीं पाया, गिर गया, लेकिन 10 बार 11 बार करने के बाद वो चढ़ गया। और राजा ने फिर अपने आप को ये आपका लर्न किए, ये समझ पाए कि अगर ये छोटा सा प्राणी अगर 10 बार कोशिश करने के बाद अगर सफल हो सकता है तो मैं, वो राजा हार चुके थे अपने राजपाट पूरा, तो मैं क्यों नहीं कोशिश करके जीत सकता हूँ। ये जो लर्निंग हुआ उनका अंतर अपने अंदर से हुआ। जितने भी आपका खोज होती है वो अंतर ज्ञान से होती है। जैसे किसी ने जब सबसे पहले जब बल्ब का आविष्कार किया था तो उनके अंदर ही तो वो लर्न कर रहे थे कि हाँ लर्निंग था, वो 1 वे था कि नहीं था, 2 वे तो था ही नहीं, क्योंकि दूसरा कोई इंसान था ही नहीं उसमें। जितने भी आपका वैज्ञानिक खोज होती है तो जो जिनके अंदर आइडियाज़ आते हैं, स्ट्राइक करता है, वो क्या होती है, 1 वे होती है। कि उस समय तो दुनिया में वो टेक्नोलॉजी, वो ज्ञान विज्ञान होता ही नहीं है। एडिशन से पहले किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा बल्ब भी बन सकता है, तो आपका कोई उनको मतलब कहाँ से आएगा। तो मोस्ट जो अप्रोप्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका लर्निंग हो जाएगा। और भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही बताया। और
यही मैं चाह रहा था कि आप लोग, सर सबसे पहले मैंने ही बताया था, आपने कंफ्यूज किया मुझे। मैंने बोला कि आप एक चीज बताओ, आप लॉजिक भी तो दो ना, उन्होंने लॉजिक दिया ना, आपको मैं लॉजिक चाह रहा था ना। नहीं सर, जस्ट किडिंग। कि हाँ नहीं, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया, बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन एक वो मतलब लॉजिक के साथ जाओ, ताकि ऐसा क्वेश्चन कहीं और आएगा तो आप कर सको। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर भी दिया और बहुत अच्छा कोशिश भी किया। अगला क्वेश्चन 28 के लिए ऐसे ही क्वेश्चन सोचो कि किस तरह के कैसे लेवल होती है क्वेश्चन के, क्या कहाँ पे आपको मतलब फंस जाते हो आप क्वेश्चंस में एग्जाम में। वो ऐसे ही चाहते हैं कि आपके पास इस तरह के एनालिसिस पावर हो। कंसिडर द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। वाईफाई इज शॉर्ट फॉर वायरलेस fidelity and it is a set of dash for using short range dash to allow computing dash to connect to a LAN or to the internet. Complete the above sentence by choosing the correct word in the order from the following list. Standard, waves, devices. अब आपको बतानी है नीचे का कि आप बताओ कि इसमें आप कैसे कैसे लगाओगे। ABC, पहला ऑप्शन है CBA, फिर आपका CAB, फिर आपका ACB, फिर आपका ABC। बताओ कौन से होंगे। इंग्लिश का भी नॉलेज का नॉलेज इसमें आपका आ ही गया, इंग्लिश का भी। तो बताओ क्या बोलोगे इसमें, कौन से आंसर बोलोगे। पहले आप इसको लाइंस को पूरा कर लो, अपने आप निकल जाएगा। क्या बोला है, वाईफाई इज द शॉर्ट। मैं अब लाइन को पूरा करता हूं, आप मुझे बताओ वर्ड क्या होना चाहिए। वाईफाई इज शॉर्ट फॉर वायरलेस फिडेलिटी एंड इट इज अ सेट ऑफ, क्या लिखूं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो क्या आ जाएगा आपका, ए इसमें आ जाएगा, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर यूजिंग शॉर्ट रेंज। फिर क्या हो जाएगा, शॉर्ट रेंज का क्या होती है, आप पहले रेडियो में देखते थे ना। हाँ वाई जाएगा बिल्कुल। वेव्स आएंगे, शॉर्ट रेंज वेव्स टू अलाउ कंप्यूटिंग। अभी अब तो खाली सी बचे आप, डिवाइस जी। आप मिला के देख लो पूरा पढ़ के। Wi-Fi is a short for wireless fidelity and it is a set of standards for using the short range of waves to allow computing devices to connect to a LAN or the internet. तो A, B, C, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन D इज करेक्ट। किसी को डाउट हो तो बताएं। अब आप क्या करोगे इसमें 29 के लिए, यहाँ पे आपको मैच करनी है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। उसके बाद आपका नीचे कूद दी गई है, कूद का आपको बतानी है। तो मैच द लिस्ट 1 एंड 2, क्या क्या लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम OS, www, डिवाइस ड्राइवर, IP मतलब जानते हो ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेकंड आपका क्या दिया है, आपका अ सर्विस दैट रन्स ऑन द इंटरनेट। फिर आपका सेकंड क्या, आपका सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS टू कंट्रोल अ पीस ऑफ हार्डवेयर। थर्ड क्या है आपका, सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल पेरिफेरल्स एंड एलोकेट्स मेमोरी एंड प्रोसेसर टाइम। फिर आपका फोर्थ क्या आपका, डिफाइंस नेटवर्क एड्रेसेस एंड इज यूज्ड फॉर रूटीन पैकेट्स। अब आपके पास नीचे ऑप्शन ABCD है। अब आप लोग इसको करने के लिए आप बताओ कौन सा जो आपका www क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब, इनमें से कोई एक के साथ जो आपका आता है उसको पहले कनेक्ट करो, फिर आप रॉन्ग आंसर का एलिमिनेट करो। देखो बहुत अच्छे से निकाल लोगे।
हम करें क्वेश्चन नंबर 29। बताओ, ए का 2, किसी एक को पहले हम निकाल के ए का 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स ऑन कंट्रोलर पीस हार्डवेयर। आप देखो क्या बोला इसमें कि ए का 2 बता रहे हो आप। जी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प एन ओएस टू कंट्रोल अ पीस ऑफ हार्डवेयर। अच्छा, ये बता रहे हो आप, ओके। जी और आप फिर से सोचो और- भैया, आप जो बता रहे हो गलत बता रहे हो, आप फिर से सोचो, क्योंकि मैं पहले अभी नहीं करना चाहता, लेकिन अब एक बार मैं बता रहा आपको, आप इस फिर से कर सोचो क्या हो सकता है। अगर मान लो आपको जो सबसे आसान है उसको अगर मिलानी है, तो www क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। कहाँ काम करती है? और सर्विस दैट रन्स ऑन द इंटरनेट। बिना इसका काम कर सकते हो? जी 1 नंबर। तो बी के साथ क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो बी के साथ जहाँ सेकंड नहीं है काट दो, ए काट दो और डी काट दो, आपका ऑप्शन कम हो गए। अब आपके पास बचा ए और बी और सी बचा। ऐसे ही एग्जाम में करने होते हैं। कितना छोटा हो गया। अब देखो क्या क्या अलग है। सी तो चेक नहीं करना है, क्योंकि दोनों में सी में सेकंड दिया हुआ है। तो बी हो गया, सी हो गया। या तो आप ए को चेक कर लो या तो आप डी को चेक कर लो, दोनों में से एक। डी क्या बोला आपका? आईपी। आईपी क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये क्या होती है? ये होती है एक ऐसा सॉफ्टवेयर। अब बताओ क्या होना चाहिए, बोलो। आईपी क्या करता है आपका? नेटवर्क को, आप जानते हो डीएनएस से तो जानते हो, अगर नहीं भी जानते हो कोई बात नहीं। आईपी का काम क्या होता है? आईपी का काम होता है वो नेटवर्क के एड्रेसेस को, उसका रूटिंग पैकेट्स को, इन सब को रेगुलेट करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी आप लोग शायद पढ़े होंगे, टीसीपी आईपी। तो यहाँ पे आईपी क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो क्या होगा? डी के साथ क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। डी का 4। तो डी के ऑप्शन साथ बी fourth, चेक करा के। option B। अब अगर आपका सारा नहीं भी आ रहा है तो भी क्या हुआ? डी के साथ थर्ड आपका सी में है, तो सी भी कट हो गया। ऑप्शन बी आ गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। बी फॉर बॉल, सेकंड ऑप्शन। 2 तो क्या हो जाएगा आपका? और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, फिर आपका सबको मिला लो इसमें। ए का क्या होगा? ओएस। ओएस क्या करता है आपका? सॉफ्टवेयर दैट क्या करता है आपका? कंट्रोल करता है। पेरिफेरल्स हो गया, एलोकेशन हो गया, मेमोरी हो गया। आप जानते हो ना, आप जैसे विंडो को जो आप कमांड देते हो उसका प्रोसेसिंग टाइम को करता है, वो सब कुछ ये काम करता है। कौन करता है? ओएस करता है। तो ए का थर्ड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका? डी का तो बता दिया। सी क्या है आपका? डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर कहाँ पे मिलती है आपका? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है पीस ऑफ हार्डवेयर के साथ। तो सेकंड हो जाएगा इसका ये। अगर आपको सारा नहीं भी आ रहा है, देखो मैंने तो सारा हमने किया ही नहीं है। हमने पहले दो से ही हमने निकाल लिया आंसर। पहले जब हम ये तय किया कि बी के साथ क्या होगा? फर्स्ट होगा, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका कट ही गया। कभी अगर वो गेस भी करना होगा तो आपका गेस ज़्यादा सही होने का चांस मिल जाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद आपने देखा कि कौन सा करेक्ट मिसमैच है, तो सी दोनों में सेकंड है, तो हमें सी चेक नहीं करना है, डी को चेक कर लिया। डी बहुत आसान था, तो हमें आंसर मिल गया। हमको एग्जाम में भी ऐसे ही करने होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सब कुछ आ ही जाए, लेकिन आप ऐसे करोगे तो आप यही स्मार्ट तरीका ही वो जानना चाहता है। जो नेट का या इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, वो यही जानना चाहते हैं कि आप कितने स्मार्ट तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाई एज की बिहेवियर कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग। आपके पास 5 स्टेटमेंट है और उसके बाद 4 ऑप्शन है। लेसन्स क्लैरिटी, पहला आपका पार्ट क्या है? आपका क्वेश्चन नंबर 30 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए क्या बोला गया आपका? लेसन के पहले क्लैरिटी होना चाहिए। और क्या बोला गया है अगले पार्ट में?
लेसन अगर क्लैरिटी नहीं होगा तो आप कैसे कुछ पढ़ाओगे? तो ये क्या होना ही चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, या आप अभी से आप तय कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो। तो पहले क्या आपका लेसन क्लैरिटी, फिर क्या आपका इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, कि आप कैसे इंस्ट्रक्शन देते हो, कितने वेरिएशन से। सी क्या आपका यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन। डी क्या आपका एंगेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ई क्या आपका स्ट्रक्चरिंग। अब इसके बाद नीचे आपका ऑप्शन दिया गया है, ए में आपका दिया ABD, बी में दिया गया ABC, सी में दिया आपका BCD और डी में आपका CDE। अब बताओ इसमें से कौन से होंगे? सबसे पहला भी ये खोजो कौन सा होगा कोई एक स्टेटमेंट या बिल्कुल नहीं होगा। इससे आपको क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शंस कम हो जाएंगे। आप अगर नॉर्मल आप इसको अगर स्टडी करते हो तो आप क्या जानते हो कि लेसन क्लैरिटी क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो लेसन क्लैरिटी का नहीं होगा तो हमारा कोई काम होगा ही नहीं, हम किसी को टीच कैसे करेंगे। तो अगर लेसन क्लैरिटी में क्या ए है, ए कहाँ पर नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, दोनों कट गए। क्या बचा आपके पास, ABD और ABC। ए और बी तो होगा क्योंकि दोनों में है, आपको डी और सी में चूज करनी है। तो सी देख लो क्या बोला है इसमें, और डी क्या बोला है। सी क्या बोला है, यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, ये लेना सही होगा, या एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, ये लेना सही होगा। बच्चों को एंगेज कराना, लर्निंग में एंगेज कराने ये ज़्यादा अच्छी होती है, या फिर यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, उसका आइडियाज और कंट्रीब्यूशन को लेंगे ये अच्छी होती है। कौन से बताओ? डी होना चाहिए सर, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। तो फिर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने आंसर नहीं बताया, आंसर मैंने आप लोगों से निकलवाया है, बस ऐसे ही क्वेश्चंस किया। आप लोग भी ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो क्या होगा, अपने आप आपका जो रॉन्ग आंसर है वो आपका 2 तो खत्म हो ही जाते हैं, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं। सर वो डी और सी में थोड़ा सा डी और ई में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ए और बी तो क्लियर था पहले से। नहीं, ई तो कहीं आना ही नहीं है क्योंकि ई तो कट ही गया ना, ई तो आपका डी के साथ था। हाँ जी, वो तो कट ही गया, ई को तो आपको कंसिडर करना ही नहीं है ना। जो ऑप्शन कट ही गया है उसके पीछे आप क्यों समय को आपने लगाओगे। अभी तो बताया कि रॉन्ग आंसर का आपने एलिमिनेट कर दिया। तो क्योंकि इसमें ए नहीं है, ए तो होना ही चाहिए, लेसन का क्लैरिटी तो होना ही चाहिए। तो जब ए नहीं है तो ऑप्शन लेना ही नहीं है। अब ऑप्शन ए और बी में क्या है आपका, ए और ए बी दोनों स्टेटमेंट है, खाली डी और सी में खाली अंतर है, उसका आपने अलग कर लिया। अगला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 70 स्टूडेंट इज 32। 70 स्टूडेंट का, छात्रों का औसत कितनी है आपका, द एवरेज ऑफ 70 स्टूडेंट इज 32। एवरेज कुछ भी हो, इन्होंने मेंशन नहीं किया, चाहे मार्क्स का हो, चाहे आपका हाइट का हो, या चाहे किसी और चीज़ का हो, चाहे वेट का हो, कुछ भी हो। वेट का तो नहीं होगा, जिसका भी है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 3 द न्यू एवरेज विल बिकम। अगर आपका इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 3, अगर सब में अगर 3 की वृद्धि हो जाए तो बताओ नया एवरेज कितना होगा। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन सी 37 है। बताओ कौन से होंगे। ऑप्शन सी। बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं इसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ऑल नंबर्स आर इंक्रीज बाय ए कांस्टेंट वैल्यू, जैसे सब में हम 3 से हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज भी आपको उतने ही नंबर से आपका इंक्रीज कर जाएगा। सेम तरह से हम देखते हैं कि आप ऑल नंबर को 3 इंक्रीज कर दिया गया है, इसका मतलब एवरेज भी क्या हो जाएगा आपका 3 में इंक्रीज कर जाएगा। तो एवरेज कितना दिया आपका 32, 32 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 32 + 3 = 35। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। A person in a car drives along a straight road from a point A to point B at a speed of 60 km/h। एक इंसान है, एक पर्सन है जो स्ट्रेट रोड में पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहे हैं, जिनका स्पीड कितनी है आपका
60 किलोमीटर पर आवर है फॉर 15 मिनट, 15 मिनट तक उन्होंने चला उन्हें। देन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट्स। तो पॉइंट बी से सी तक चला उन्होंने 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 मिनट के लिए। द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रैवल, एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू सी कितना होगा? 72 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 68 किलोमीटर पर आवर और 78 किलोमीटर पर आवर। बताओ कौन से होंगे? यहाँ मैं आपको एक आपको मैं हेल्प कर देता हूँ, मैथमेटिकल थोड़ी सी आपको। हेल्प क्या? अगर आपको करनी है 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसको शॉर्ट क्या करोगे? 1000 मीटर बाई 60 इंटू 60 सेकेंड्स, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो ये कट जाएगी आपस में, आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बचा आपका? 10 बाई 6 इंटू 6 मीटर पर सेकेंड। इसे काटोगे तो 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, और कुछ मत करो। तो अपने आप क्या हो जाएगा? आपका किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपका चेंज हो जाएगी, और वैसे ही मीटर पर सेकंड में आपका चेंज हो गया, और ठीक वैसे ही आपका मीटर पर सेकंड। अगर आपको मीटर पर सेकंड से अगर चेंज करनी है किलोमीटर पर आवर में, इसको उल्टा कर दो। मीटर 1 मीटर पर सेकंड से इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको किसी कोई स्पीड है उसका अगर आपको मीटर पर सेकंड में गिवन है तो उसका आप अगर 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? आपका किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पता चला कैसे होगा? देखो मैं दिखा देता हूँ। 1 मीटर बाई 1 सेकेंड। अब मीटर को चेंज करो किस में? किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होती है? 1000 मीटर होती है। तो 1000 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 किलोमीटर होगा। तो 1 मीटर क्या हो जाएगा आपका? 1/1000 किलोमीटर। इसलिए हम क्या करेंगे? इसको 1/1000 करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड में अगर आप चेंज करोगे तो 3600 सेकेंड क्या होती है आपका? 1 आवर, क्योंकि 60 इंटू 60 होती है ना, 60 मिनट होती है 1 घंटे में, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। तो फिर 1 सेकेंड क्या हो जाएगा आपका? 1 सेकेंड इज इक्वल टू होगा 1/3600 आवर। तो 1/3600 कर दोगे इसको। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इज इक्वल टू 1/1000 डिवाइडेड बाई था 1/3600। इसको 1000 इंटू कर दोगे तो 3600 ऊपर चली जाएगी, बाई 1, 00 कैंसिल आउट। फिर से काटोगे तो क्या 18 हो जाएगा, 2 से काटोगे ये 5 हो जाएगा, तो क्या होगा आपका 18/5। ये कैलकुलेशन आपको करना नहीं है, खाली जिन लोगों को सीखना था उनके लिए खाली है। 1 मीटर पर सेकंड को आप अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो सिंपली क्या करो? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले क्या बोला है आपका? 60 किलोमीटर पर आवर फॉर आपका 15 मिनट, एंड देन फ्रॉम बी टू सी क्या बोला आपका? 90 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट्स। तो अब आप बताओ इनका एवरेज स्पीड कितना होगा? किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी है सर। 75 ऑप्शन ए। 75 आपका आया है। जिनका भी 75 आया हो वो दोबारा चेक करें एक बार। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ इसके लिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको लॉन्ग तरीका तो आती है आपका,
आपको पता ही है लॉन्ग तरीका कैसे करते हैं, उसको चेंज कर लो एक ही यूनिट में, किलोमीटर पर आवर में, तो उसको बाद निकाल लो। शॉर्टकट ट्रिक्स अगर बात करें, एवरेज स्पीड ये आप अप्लाई कर लो फॉर्मूला को, 2xy बाई x प्लस वाई। ये दोनों डिफरेंट स्पीड के लिए है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एक का स्पीड कितनी है 60, दूसरे का स्पीड कितनी है आपका 90 बाई 60 प्लस 90। कितना है आपका 2 इंटू 60 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 150। 0 0 कैंसिल आउट, 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ऊपर 90 है, काटो इसको, 5 1 जा 5, 1 हो गया, और ये 18 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 18 4 जा इजिकल टू हो जाएगा आपका 18 इंटू 2 2 जा 4, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। स्टूडेंट स्कोर्स 55 60 65 and 70 respectively in English, physics, chemistry and mathematics. If he credits assigned to English, physics, chemistry and mathematics 2 3 3 4 marks respectively, then what would be average mark of the student? बताओ बच्चे का एवरेज मार्क्स कितने होंगे, आप उनको हेल्प कर दो बच्चे को। क्या बोला है, और स्टूडेंट स्कोर्स 55 60 65 and 70 respectively in English, physics, chemistry and mathematics. If the credit assigned to English, physics, chemistry and mathematics were 2 3 3 and 4 respectively, then what would be the average mark of the student? तो इसको करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कितना क्रेडिट है 55 के लिए, कितना क्रेडिट है 2 है, 60 के लिए कितना 3 है, एंड 65 के लिए कितनी है 3 है, 70 के लिए कितना 4 है। बस आप इससे निकाल लो बहुत आसान से। एवरेज मार्क ऑफ कितना हो जाएंगे 2 इंटू 55 प्लस 3 था, अगले के लिए 3 इंटू 60 प्लस अगेन 3 था, 3 इंटू 65 प्लस 4 था, 4 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 इजिकल टू, सबको ऐड करो कितना आएगा 55 इंटू 2 110
प्लस 60 इंटू 3 180 प्लस 65 इंटू 3 195 प्लस 4 इंटू 70 280 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 5 प्लस 7 12 इजिकल टू सबका ऐड करो कितना आया 765 बाई 12 अब डिवाइड करो कितना आएगा 63.75 ये आपका हो गया आंसर। कौन सा सही होगा ऑप्शन बी करेक्ट। कितना आसान था ना। मैथमेटिक्स की क्लास में मैंने सारा ट्रिक बता के रखा है, रिकॉर्डेड क्लास आप सबको भेजा है। अगर आप देखोगे तो पूरे क्लास में बहुत सारा ऐसे ट्रिक बता के रखा है इसमें। जितना हमने जो लिख के हम आप देखोगे कि जितना मैंने जो उसके पहले का क्लासेस जो मैंने सेंड किया आपको ग्रुप में कि लेस देन 20 सेकंड में आप आंसर पा सकते हैं, ये सारा चीज़ जो है आपका हेल्प करता है आपको। सर हाँ जी, एक तुक्का लगाने का अभी ये चारों को देख के हमें समझ में आ रहा है, जैसे समय नहीं है, नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जैसे ये 4 ऑप्शन दिया ना 64.50 64.25 फिर 64.75 तो ये चारों तो सेम है 64 में, जो इससे अलग रहता है वो सही आंसर हो सकता है, ऐसा तुक्का लगा सकते हैं। ऐसा लॉजिकल हमेशा बैठता नहीं है। अक्सर ऐसा होता है 64 के बाद तो भी सही हो सकता है। 64 के बाद वो कितना क्लोज आंसर दिया है 64.5 64.25 इसमें आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि अभी आपका आंसर पता चल गया तो ऐसा लग रहा है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। अब मान लो अगर आंसर अगर 64.25 होता तो कितना क्लोज होता दोनों का, तो वो ज़्यादा नहीं काम करता इसमें। हाँ, अगर ऑप्शन ऐसा होता कि एक 20 होता एक आपका 30 होता तो आप कह सकते थे कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इतने क्लोज में आप नहीं कर पाते हो। इसके लिए आपको मैंने जो बना के रखा है सारा वीडियोस, उसमें आपका बहुत शॉर्टकट चीज़ बहुत ज़्यादा बता के रखे हैं, हर चैप्टर को बता के रखे हैं। अगर आप उससे प्रैक्टिस करोगे, जिसके पहले जो बैच था उन लोगों के लिए मैंने उसके बहुत सारे बैच इसके पहले निकले हैं, तो सब बैच में मैं कराता रहता हूँ सारा चीज़ें। उसके कुछ रिकॉर्डेड आपको क्लासेस थे जो मैंने सेंड किया है, लेकिन वो आपको तभी काम आएगा जब आपका बेसिक मैथ्स आया होगा। अगर बेसिक मैथ्स नहीं आता है तो आपको पहले सीखने पड़ेंगे, जैसे परसेंटेज निकालना, कैसे निकालते हैं परसेंटेज। अगर परसेंटेज का फॉर्मूला किसी को नहीं आएगा तो फिर उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि उनको पहले वो आना चाहिए होगा। तो बेसिक मैथ्स है, इसलिए मैंने सबको बोल के रखा है कि आप लोगों में से मुझे 2-3 बातें मैसेज करना, जो लोग वीडियो में रिकॉर्डिंग देखो वो भी, कि अगर आपको लगता है कि बेसिक मैथ्स आपको 8 तक आता है तो मैं उसके बाद पे काम करूँगा, और जिन लोगों को लगता है कि नहीं उनको बिल्कुल ही पूरा शुरू से करनी है तो मुझे मैसेज कर दो, उसके अकॉर्डिंग मैं कर दूँगा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि मुझे मीडियम बताना कि आप लोगों में से, जैसे हम फर्स्ट पेपर कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर को मुझे लगता है कि इंग्लिश में करना ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने इंग्लिश वाला मैंने यहाँ पे ओपन किया है। अगर आप किसी को कौन से मीडियम में चाहते हो आप लोग, तो मैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हिंदी में होते हैं जो फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो पाता, तो लेकिन फिर भी, और कुछ आपका चीज़ें आपका कुछ लोग आपका हिंदी में चाहते हैं, तो आप जो भी लैंग्वेज चाहते हो मैं उसके अकॉर्डिंग कर दूंगा। बायलैंग्वेज भी कर सकते हैं, दोनों के एक साथ लेके भी कर सकते हैं। ओके, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट आपको दी गई है। ऐसे बायलैंग्वेज हो ही जाता है क्योंकि हिंदी में मैं बोल ही देता हूँ, फिर भी अगर आप चाहो कि हिंदी में ही पूरा मतलब पूरा ऐसे डिस्प्ले भी हो तो मैसेज कर देना, मैं कर दूँगा। सेकंड पेपर जो है मुझे नहीं लगता कि सेकंड पेपर हिंदी में होना, इंग्लिश में होना चाहिए। सेकंड पेपर हिंदी सही है आपका, जो क्योंकि योग के सारा चीज़ आप हिंदी में पढ़ते हो, तो हम इंग्लिश में भी कर सकते हो उसको, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी ज़्यादा आपको सूटेबल है, इंग्लिश में भी है। हाँ, एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग पेपर देने के लिए जाते हैं वहाँ, हाँ, तो पेपर स्टार्ट होता है फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, हाँ, तो वहाँ ऑप्शन
हिंदी या इंग्लिश में, हाँ तो वहाँ पे हमें सो जैसे हिंदी का है वहाँ तो पे जो हिंदी का कर आप सर जैसे स्टार्ट करोगे ना, तो डिफॉल्ट लैंग्वेज पूछे जाएंगे आपसे कि आप कौन सा लैंग्वेज रखना चाहते हो। जी तो डिफॉल्ट लैंग्वेज जो भी तो आप सेट करोगे, आपका पेपर आपको उसी लैंग्वेज में मिलेगा। लेकिन ऊपर कॉर्नर पे एक आपका ऐसे आपका देखोगे हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन होता है। मान लो कोई क्वेश्चन का हाँ आपने आपने इंग्लिश में चूज किया आपने, तो डिफॉल्ट आपका इंग्लिश में आता रहेगा। इन केस अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, तो यहाँ पर अगर क्लिक करोगे आप, तो उसको हिंदी में मिल जाएगा आपको। तो हाँ जी, वही चीज पूछा रहा था सर, जैसे कि फर्स्ट पेपर हम सो इंग्लिश में देखते हैं क्योंकि हिंदी का बहुत सारा चीज समझ से बाहर निकलता है। तो वहाँ और ये सेकंड जब आप करोगे ना, तो वहाँ पर आपको देखना हिंदी इंग्लिश दोनों का जब स्टार्ट करोगे आप पेपर, जब स्टार्ट करोगे एग्जाम देना, तो वहाँ लिख के आता है कि जी डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी है। शायद इस समय इस बार का तो सुन रहे थे कि लोग बोल रहे थे कि जब फॉर्म भरे होगे तो फॉर्म में ही शायद आपको पूछा गया होगा कि कौन सा लैंग्वेज चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था कि आपका जब वहाँ जाते थे, तो जब आप बैठोगे तो आप जैसे स्टार्ट करोगे 10 मिनट पहले आप जब लॉग इन करते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका उससे तो मतलब पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही होती है, उससे आप जो लॉग इन जी करते हो, तो लॉग इन करने के बाद आपके पास उसमें आपका ऑप्शन आता है, पूछता है कि आप किस भाषा में आप लेना चाहते हो। तो वहाँ पे आप सेट कर दोगे। तो जैसे आपका जो CUET का एग्जाम्स है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपका धर्म विज्ञान के जो आपका जो धर्मशास्त्र का उसका जो आपका पेपर था, वो संस्कृत में ही था, तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपका चेंज नहीं होता है, लेकिन बाकी में आपका ऑप्शन मिल जाती है। तो वो डिपेंड करता है उस पर। और कई चीज़ें चेंज भी हो रही है, नए नए चीज़ें में। जी इसलिए मैं मतलब इसमें यहाँ तो मैं दोनों ही बोल देता हूँ, इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ और हिंदी में उसका मैं अनुवाद भी कर देता हूँ। लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं दोनों में डिस्प्ले भी कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे आपको हैबिट आपको एक में ही डालने से ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो क्या आपका क्या होता है, टाइम निकल जाती है बार बार आपको उसे करने के लिए। और एग्ज़ाम पे एक ड्रॉबैक भी है। यहाँ तो जैसे मैंने आप पूरा देख पा रहे हो ना, लेकिन उनका स्क्रीन में क्या होती है, उनका स्क्रीन इस तरह से होती है एग्ज़ाम में, जो बच्चे को जो दिक्कतें आती है, ये मान लो पूरा स्क्रीन है जो आपको जो दिख रही है। यहाँ से इतने पार्ट में आप देख पाते हो क्वेश्चन, मतलब आपका वो पैराग्राफ अगर कुछ है जो उसको देख पाते हो। तो बार बार क्या करते हैं, आपको ऊपर यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करने का ऑप्शन होते हैं, और यहाँ पे इस जगह पे आपका कि कितना क्वेश्चन आपने किया है, कौन सा नहीं किया है, सब चीज़ें आपका मतलब बहुत सी चीज़ ऑप्शन डिस्प्ले होती रहती है। तो ये क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के लिए यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करने पड़ते हैं कई बार, उसमें आपका टाइम निकल जाती है। और खासकर तब जिस समय आपको लास्ट में कुछ ही सेकंड बचे होते हैं। कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है कि जिन्होंने आंसर चेंज करना चाहा, उन्होंने क्लिक भी किया और कभी सबमिट हो पाया, कभी नहीं हो पाया, सब चीज़ें इशू होते रहते हैं। इस सब का ख्याल रखना। और वहाँ पे जो कीपैड नहीं हो, आपका जो नहीं होती है माउस चलाने के लिए जो पैड होती है, पैड नहीं होता, तो बड़ा दिक्कत होती है कि पैड में क्या होती है कि आपका माउस आराम से चल जाती है, लेकिन पैड नहीं होता तो उसमें भी थोड़ा सा समय लग जाती है। ये सब आप ख्याल करना वहाँ पे, इसलिए थोड़ा समय जो है हाथ में रख के चलना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि शॉर्टकट ट्रिक्स अगर याद रखोगे तो फटाफट हो जाएगा और आपका समय तो बचेगा, क्योंकि योगा का पेपर बहुत आसान हो जाती है आप जितना प्रैक्टिस करके जाओगे। और उसमें कंडीशन नहीं है कि आप पहले कौन सा करो, आप फर्स्ट भी कर सकते हो, सेकंड भी कर सकते हो। तो आपका मैं तो लास्ट वाले एग्जाम में सर मेरे 25-30 क्वेश्चन तो योगा के ही छूट गए, क्योंकि मैं फर्स्ट पेपर में पहले लग गई, सेकंड पेपर का मुझे ध्यान ही नहीं रहा, टाइम ओवर हो गया। मेरे हिसाब से अगर मेरा तो सजेशन है, फर्स्ट पेपर के आपका देखो DI का क्वेश्चन आप बाद में कर सकते हो, क्योंकि उसमें सच में टाइम लगता है। आपको आता तो सब कुछ है, लेकिन आपको सारा बहुत ये ऐड करने, माइनस करने या परसेंटेज निकालने समय लग जाती है। अगर आपको लगता है कि समय ज़्यादा लग रही है तो उसको बाद के लिए रख दो। और सबसे पहले आप एक बार मेरे हिसाब से, क्योंकि सेकंड पेपर में आपका 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन आपका होना ना होना तय कर देता है, और आपको उसमें टाइम कम भी लगती है। तो सबसे पहले अगर आपको योगा अच्छे से सेकंड पेपर आपको रेडी है तो आप पहले योगा को अटेम्प्ट कर लो। उसमें से अगर आपने 90 भी कर लिया सही और फर्स्ट पेपर से अगर आपने 20-25 भी कर लिया, तो भी आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाती है। इसको उल्टा करके वैसे ही करूंगी सर। लास्ट टाइम बहुत मुझे इतना गिल्ट हो रहा था ना, नहीं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर। नहीं, वो स्ट्रैटेजी से मतलब मैं सबको बोलता हूँ कि बिना स्ट्रैटेजी के मत करो। और इसको उल्टा सोच के देखो, अगर आप मान लो कि फर्स्ट पेपर में आपका मान लीजिए कि आपने 50 में से अगर आपने 40 भी पूरा सही कर लिया, तो 40 क्वेश्चन में आपको कितना मार्क्स मिलेंगे, 80 मार्क्स मिलेंगे।
और सेकंड पेपर अगर आपका छूटता है तो आने के बाद भी आपका सिलेक्शन होने का चांस, मतलब क्रैक करने का चांस कम हो जाता है। और उल्टा कह रहे हो 100 में से अगर आपने 90 कर लिया सही सही, अगर आपको आता है तो आ ही जाएगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से अगर आपको मान लीजिए कि 25 भी सही करके आते हो फर्स्ट पेपर से, तो भी आपको कितना बना 115 क्वेश्चन, जिसमें से 115 अगर हो जाती है आपका 150 में से, तो होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जनरल में भी, जनरल ग्रुप में भी आपका अगर हो तो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे सजेशन तो यही है कि आप सबसे पहले सेकंड पेपर को पूरा करो, उसके बाद आप गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स 34 के लिए। स्टेटमेंट 1 क्या है, इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव टीचिंग एंड टेस्टिंग मस्ट गो टुगेदर। स्टेटमेंट 2 है, फीडबैक डज नॉट फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब आप जानते हैं इसके बाद क्या करनी है। आपके पास 4 ऑप्शन है स्टेटमेंट के हिसाब से, ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग। आप बताओ इनमें से कौन से करेक्ट होंगे आपके हिसाब से। क्या बोला है, आप अच्छे से पढ़ो एक बार क्वेश्चन 34 को, तुरंत मिल जाएगा आपका आंसर। स्टेटमेंट 1 क्या बोला है, इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव टीचिंग एंड टेस्टिंग मस्ट गो टुगेदर। ये सही है कि नहीं है? ये सही है, क्योंकि टीचिंग और टेस्टिंग क्या होती है आपका, सही है सर। होती है। ऑप्शन 1 सही है। अगर ऑप्शन 1 सही है तो फिर क्या होगा, क्या कट जाएगा, डी स्टेटमेंट कट गया, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये कट गया आपका, और बोथ स्टेटमेंट और इनकरेक्ट ये भी कट गया आपका। कितना देखो आसान हो गया कि नहीं हुआ? खाली आपने एक खाली पता कर लिया तो आपका आसान हो गया। आप बताओ। ऑप्शन ए सही है भैया पढ़ के बोलो, मैं बार बार बताता हूँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, बहुत गहराई से जाओ, फिर बताओ। सेकंड क्या बोला है, फीडबैक डज नॉट फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये कैसे सही हो सकता है बताओ? फीडबैक नहीं होता है, इसे बोला होता है सर। तब इसे बोला कि डज नॉट एसेंशियल, तो ये ट्रू कैसे हो सकता है? अच्छे से पढ़ो भैया, एक शब्द को अगर आप मिस कर दोगे तो आपका आंसर क्या होता है? यस यस सर, तो सी सही हो जाएगा। सी सही है। सॉरी स्टेटमेंट ऊपर से इज करेक्ट गया बट है। स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। एक एक शब्दों को पढ़ो, हर चीज का उतना ही महत्व। जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, तो कार में एक छोटा सा छोटा भी अगर कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती है तो कार नहीं चलेगा। तो वैसे ही ये पूरा एकदम पूरा हर एक लाइन का आता सबको है, लेकिन क्या होती है। अगला है देखो, इसमें भी आपका लिस्ट करनी है। लिस्ट 1 मेंशन वेरियस मेथड ऑफ रिसर्च वाइल इन लिस्ट, हम क्वेश्चन में 35 कर रहे हैं। लिस्ट 1 मेंशंस वेरियस मेथड ऑफ रिसर्च वाइल लिस्ट 2 ऑफर्स देयर डिस्क्रिप्शन। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। बहुत आसान है, इतना मजा आएगा ना। और आपको ऐसे क्वेश्चन इस बार ज़्यादा मिलेंगे भाई। खाली एक काम कर लो, आप खाली ढूंढो कि कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा। देखो अपने आप कितने ऑप्शन कम हो जाएंगे, कितनी आसान है। लिस्ट 1 में क्या बोला है आपको, 35 क्वेश्चन नंबर, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, डेस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड और एथनोग्राफिक मेथड। एथनोग्राफिक समझते हो ना क्या होती है, जो मोरल वैल्यूज के ऊपर जो चलती है। अब आपको बताया गया है, आप बताओ इसमें से कौन से करेक्ट होंगे। आपके पास नीचे 4 आपका ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से अच्छा ऑप्शन लिस्ट में क्या बताया गया है। लिस्ट में दिया है पहला क्या है, अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वे पीपल बिलीव एंड एक्ट इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी। सबको दिख रही है ना? अगर नहीं दिख रही तो आप थोड़ा सा एनलार्ज कर लो अपने फ़ोन से या डिवाइस से। स्टडी, क्योंकि मैं छोड़ अगर बड़ा करूंगा तो नीचे का ऑप्शन दिखेगा नहीं। स्टडीज डिजाइंड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द करेंट स्टेटस ऑफ फेनोमेना। थर्ड क्या बोला है,
स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अभी हम बात कर रहे थे, ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल अंडर द अप्रोप्रिएट कंट्रोल इम्पोज्ड। फोर्थ क्या बोला है, कंडक्टिंग अ प्रोब इनटू कैजुअल फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ए एविडेंस मैनिफेस्टो नाउ। अब इनमें से किसी एक के साथ आप मैच करो जो आपको लगता है कि होगा ही या फिर ये नहीं होगा, दोनों में से एक काम करो, बताओ कौन सा आपको लगता है। चलो एक एक करके देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आप इसको देख पाओ। अब देखो क्या बोला है, पहला लिस्ट और सेकंड लिस्ट में आपको बतानी है। पहला क्या बोला है आपका, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट क्या करता है आपका, कॉज एंड इफेक्ट बताता है कि नहीं बताता है, कारण और उसका प्रभाव बताता है। तो अगर बताएगा ये करता है कि नहीं करता है। अगर और एक्सपेरिमेंटल जब मेथड आप करते हो तो बेसिकली आप करते क्या हो, आप इसमें वेरिएबल लेते हो, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करनी है आपको। इसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, और इसमें आप एक ग्रुप बनाते हो, आप जानते हो उसको कैसे कैसे करते हैं, कंट्रोल ग्रुप कहते हैं आपका, और इसके सारे बातें। तो खाली टर्म्स को खाली देखो, टर्म्स क्या बोलता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या क्या होना चाहिए आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। जैसे भ्रामरी प्राणायाम करने से तनाव कम होती कि नहीं होती है, तो भ्रामरी प्राणायाम आप जानते हो क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और तनाव क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये खाली बोलने से होगा, ये कराओगे ना किसी को ना, तो जब कोई करेगा तो क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट हुआ ना, एक के साथ क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आप एक के साथ थर्ड कहाँ पे है बोलो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो, कौन सा आंसर, एक के साथ थर्ड, डी ऑप्शन है। आपका आंसर मिल गया आपको। इसके बाद देखो कितनी आसान था, इसके बाद आप चेक कर लो बी क्या बोलता है। ये बी बोल रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। हमने आपसे रिसर्च के बारे में हम टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होती है, घटना घट चुकी है, आप दोबारा उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते हो, लेकिन उसका इफेक्ट को आप स्टडी करते हैं। जैसे अभी देखा था कुछ दिन पहले हमारे बहुत ही दुखद घटना घटी थी कि 3 ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। तो वो क्यों हुआ, क्या गलती थी, क्या नहीं करना चाहिए था, ये सारे क्या अब इसके ऊपर आपका शोध की जाएगी, जांच की जाएगी, और फिर ऐसा कुछ निकाला जाएगा ताकि दोबारा ना घटे, इसके रोकने के लिए। जैसे कई आपका अभी टूल्स भी होते हैं, कई सब चीज़ें आई है जो अगर हम लगाते हैं तो एक्सीडेंट होने से काफ़ी रोक देता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आगे इस समय है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स पोस्ट फैक्टो। ज़रूरत नहीं है कि आपका आंसर डी मिल गया, फिर भी अगर जानना चाहते हो तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो एविडेंस है उसके ऊपर वो रिसर्च करती है, जिसको अब दोबारा तो कोई कभी जाके कोई मतलब ट्रेन एक्सीडेंट अभी हो नहीं पाएगा। मतलब जिसे कहते हैं हम इस कारण से हम दोबारा एक्सीडेंट करा करके हम इसको कभी चेक नहीं करेंगे, लेकिन जो हो चुका है उसके ऊपर हम अध्ययन करते हैं, इसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका बी के साथ क्या होगा, आपका फोर्थ हो जाएगा। तो बी आपका फोर्थ। फिर क्या होगा आपका सी, क्या बोला है, डेस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। तो हम क्या बोले थे, क्या होती है, डिस्क्रिप्शन में क्या होती है, डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल बताते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कोविड हुआ तो डिस्क्राइब करेगा, रीजन नहीं बताएगा, खाली डिस्क्राइब करेगा। इतने लोगों को कोविड हुआ था, इतने लोगों ने ठीक हो गए थे, इतने लोगों ने आयुर्वेद लिए थे, इतने लोगों ने एलोपैथ लिए थे, इतने लोगों ने घर पे क्वारंटीन किए थे,
उसका रीजन नहीं बताएगा, खाली खाली डिस्क्राइब कर देगा। तो ये उसके बाद आप किसी और रिसर्च में इसका आप यूज कर सकते हो। तो फिर लाइक क्या- समरी टाइप ना सर? हाँ, वो खाली आपको वाली बता देगा, इसमें खाली आपका कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताएगा कि रीजन क्या है। उसके लिए आप दूसरा शोध करो, जैसे आपका अप्लाइड रिसर्च होती है, बहुत सी बाकी सब चीज़ें होती है, वो खाली आपको एक डेटा दे देगा। अगर आपको अप्लाइड रिसर्च भी करनी है तो बिना डेटा का आप कैसे करोगे? डेटा ज़रूरी होता है। डिस्क्रिप्टिव क्या करता है, डिस्क्राइब कर देता है, लेकिन वो आपका रीज़न नहीं बताता। तो क्या बताया इसमें सी में, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड कौन से हो जाएंगे आपका सी के साथ, आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन। देखो इसमें क्या लिखा है फर्स्ट में, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वे पीपल बिलीव एंड एक्ट इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी। तो डिस्क्रिप्शन देता है ये, तो सी के साथ क्या हो जाएगा आपका, ये पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सी के साथ फर्स्ट चली जाएगी, सी के साथ 1, तो सी के साथ आपको 1 मिल गया आपको। फिर डी क्या बताता है, एथनोग्राफिक मेथड। एथनोग्राफी में हम क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर करंट आपका जो फेनोमेना को देखना, या आपका जैसे मोरल वैल्यूज़ के ऊपर सारा काम करना, इन सब के ऊपर जो होती है उसका हम लोग एथनोग्राफिक कहते हैं इसको। तो ये इतना अगर आपको नहीं भी पता होगा, खाली एक पता चल गया उससे भी क्या किया आपने, एक के साथ थर्ड, तो आपका ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर तो मिल गया ना आपको ना। एग्जाम में आपको 2 मार्क्स मिल गए ना। अब बताओ ऐसे 2-2 नंबर ले लोगे तो आपका नंबर आपको पूरा अच्छे से क्रैक नहीं कर जाएगा। हम सबको कितनी खुशी मिलेगी ना जब आप लोग ऐसा अच्छे से नंबर लाओगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 36, इफ द इंटेंसिटी ऑफ ए गिवन नॉइस increases twofold, the noise level in the decibel increased by। तो नॉइस लेवल जो होती है डेसिबल में, आप जानते हो ये नॉइस लेवल का आपका क्या होती है, मेजर करने का आपका पैरामीटर होती है डेसिबल में। जैसे बहुत धीमे जब आवाज़ होती है वो आपका 40 डेसिबल के आसपास होती है, बहुत धीमे जो होती है। ऐसे आपका जो सरकार बोलती है कि आपको इतने डेसिबल से ज़्यादा का, जैसे हम लोग जो दिवाली वगैरह में जो हम पटाखा छोड़ते हैं तो उसका आवाज़ की भी कंट्रोल की जाती है कि इतने डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि उससे आपका हेल्थ पे असर करता है। तो ये आपका डेसिबल होती है जो नॉइस को मेज़र करने की आपकी यूनिट होती है। तो इंटेंसिटी क्या होती है कि नॉइस आपका जो इंक्रीज करते जब 2 फोल्ड करते हो, 2 फोल्ड करते हो, तो नॉइस लेवल क्या होती है आपका डेसिबल में, ये लगभग आपका 3 डेसिबल का अंतर पड़ता है। ये आप जब हम इसके ऊपर जब हम विज्ञान के साइंस के जो क्लास देंगे उसको आप बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ोगे कैसे होता है ये। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3 डेसिबल का आपका अंतर पड़ता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मीडिया प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या दिया गया आपका स्टेटमेंट में, कंटेंट प्रिपरेशन, प्लानिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, फीडबैक एनालिसिस। अब इसके आधार पे आप 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनको आप पहले आपको आपकी इसके लिए आंसर चूज करनी है, लेकिन जो मैं बताया था उसको अप्लाई करो, रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन। इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगा। क्या बोला है आपका, कंटेंट प्रिपरेशन। अब देखो आंसर मैं आप लोगों से निकलवाऊंगा, मैं तो नहीं बताऊंगा, आप लोगों से निकलवाऊंगा। आप मान लो क्या बोला है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मीडिया प्रोडक्शन प्रोसेस। आप अपने आप को मान लो कि आप मीडिया प्रोडक्शन में हो, आप क्या करोगे सबसे पहले, कंटेंट प्रिपरेशन करोगे कि प्लानिंग करोगे कि प्रोडक्शन करोगे कि ट्रांसमिशन करोगे कि या फीडबैक दोगे, क्या करोगे आप सबसे पहले? कंटेंट सर, कंटेंट प्लान, कंटेंट प्रिपरेशन। बहुत सोच के बोलो, अंधा चुपका नहीं। आपको दे दिया पहला गया है, प्लानिंग सर, फिर कंटेंट प्रिपरेशन। पहले सबसे पहले क्या करोगे आप? पहले प्लानिंग सर। तो प्लानिंग किससे स्टार्ट होती है, कौन से स्टेटमेंट से? डी से। डी से। तो जहाँ पे बी से पहले नहीं कट गया वो जी, आसान हुआ ना आपके लिए? हाँ जी सर। तो बी के साथ जो स्टार्ट होगा, बी और डी ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन बचे हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत काम की है, आप इस मेथड से प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा कि अगर आपको बहुत जल्दी इसीलिए आपको एकदम आपका आंसर मिल जाएंगे आपको। प्लानिंग के बाद आप क्या करते हो? प्लानिंग के बाद सर कंटेंट प्रिपरेशन करेंगे। रुको,
आपके पास बी और डी ऑप्शन है, इसका एनालिसिस करो। जी। बी और सी है, बी और ए है, अगर सी के साथ जाओगे तो क्या जाओगे, प्लानिंग के बाद क्या करोगे आप, प्रोडक्शन। मैं बी के साथ डी के साथ जाऊंगी सर, बी के बाद नहीं, ऐसे नहीं, आप दोनों को चेक करो पहले ना, बी और डी दोनों चेक करनी है ना, तो आप पहले आप ऑप्शन बी को चेक करो। ऑप्शन बी जो दिया है, क्या दिया, बी सी डी है, ये दिया है प्लानिंग दिया है ना, तो बी के बाद क्या, बी प्लानिंग हो गया, इसके बाद सी में जाओगे कि ए में जाओगे, प्रोडक्शन। नहीं सर, मैं तो क्योंकि कंटेंट रहेगा तभी से आपको प्रोडक्शन हो पाएगा। हाँ बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, आपका बी के बाद सी में मैं जाओगे, ए ए में जाओगे, जी, फिर सी जाऊंगी। सी में कैसे जाओगे, प्लानिंग करके आप चले जाओगे, प्रोडक्शन में चले जाओगे, कंटेंट नहीं बनाओगे। नहीं सर, अरे नहीं सर, मैंने बोला कि कंटेंट जो अपना पहले बी लूंगी प्लानिंग, हाँ फिर कंटेंट जो प्रिपरेशन रहेगा, बस, इट बस, मीन बस। जैसे आप हमको पढ़ा रहे हैं, हाँ। तो आप कंटेंट क्या लेंगे, वो तो प्लानिंग के बाद तो वो करेंगे ना, बिल्कुल, बिल्कुल, कंटेंट का प्रिपरेशन करेंगे ना, बस इतना क्या क्या लेना है, ठीक एग्जैक्टली। है। आपको मिल गया आंसर, बी के बाद सी आना है या बी के बाद ए आना है, बल्कि खाली आपको खाली इतनी डिसाइड करनी थी, मुझे बी के बाद ए आना ए है, आना है। तो बी के मेरा। बाद ए किसमें दिया है, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी, बी, यस। तो मिल गया आपका आंसर, बी ए है ना, बाकी तो आपको जी सर। आपको चेक नहीं करनी है ना, ये देखनी है कि बाकी आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आंसर तक पहुंचने के लिए आपका आंसर मिल गया ना। पहले दो रॉन्ग कट गया, इसके बाद बी के साथ सी है, बी के साथ ए है, अगर बी के साथ सी जाते हो तो क्या मिलता है आपको, बी के बाद आपका प्लानिंग के बाद प्रोडक्शन करते हो, और बी के बाद अगर ए जाते हो तो क्या करते हो, कंटेंट प्रिपरेशन करते हो। तो हम क्या करते हैं, पहले कंटेंट प्रिपरेशन करेंगे या प्लानिंग वो करेंगे, मतलब प्रोडक्शन करेंगे। तो प्लानिंग के बाद हम कंटेंट करेंगे। तो हमारे पास क्या डी में कल ऑप्शन दिया है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपका आंसर मिल गया, आपको हार्डली 20 सेकंड में आंसर मिल जाती है। इसके बाद आप चेक कर लो, बी ए सी डी ई जो आपने टिक किया है, डी ऑप्शन, बी ए, बी मतलब प्लानिंग, ए मतलब कंटेंट प्रिपरेशन, सी मतलब क्या जगह आपका प्रोडक्शन करोगे, और डी मतलब क्या हुआ, ट्रांसमिशन करोगे। उसके बाद लोग सुन करके ट्रांसमिशन करने के बाद आप फीडबैक एनालिसिस करके लोगों ने अच्छा बोला, बुरा बोला, क्या बोला। अगर आप ऐसे जाते हो, इस तरह से आप करते हो, और ये सबसे आसान तरीका था। अगर आप फीडबैक लग के लेते हो तो फीडबैक एकदम लास्ट में मिलती है। तो लास्ट में क्या है आपका, ए बी और डी में दिया था, तो उससे क्या करोगे आप, उससे खाली आपका ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो रही है। लेकिन इससे क्या हो, आपका बड़े आराम से आपका आंसर मिल गई है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते, पहले आराम से पूछो, मैं बता देता हूँ। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चलो अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है आपका, वन इज लेवल डैश एसेशन और दूसरा क्या आपका रीजन बताया गया है। एसेशन में क्या बताया गया है, डेटा मस्ट बी ऑथेंटिक बिफोर इट कैन बी ऑफ एनी वैल्यू इन ए हिस्टोरिकल रिसर्च, येट प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी डज नॉट स्टैब्लिश इट्स वैल्यू, इट मस्ट ऑल्सो बी एक्यूरेट। समझ गए आप, बहुत आसान हिंदी था इसका। डेटा वंस क्या बताया जाए इसमें कि डेटा मस्ट बी ऑथेंटिक, कोई डेटा लोगे तो उसको निश्चित रूप से वो ऑथेंटिक होना चाहिए, बिफोर इट कैन बी एनी वैल्यू इन ए हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध में कोई वैल्यू हो, इसके लिए डेटा क्या होना चाहिए आपका, ऑथेंटिक होना चाहिए। येट प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी डज नॉट एस्टैब्लिश इट्स वैल्यू, अगर आपका प्रूफ जो है, अगर वो आपका येट प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी डज नॉट एस्टैब्लिश इट्स वैल्यू, उसका वैल्यू अगर एस्टैब्लिश नहीं भी करता है, इट मस्ट ऑल्सो बी एक्यूरेट। ये आपको पूरा एसेशन दिया गया है। रीज़न क्या बताया गया है, रीज़न आर आपका है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज लोअर क्रिटिसिज्म ऑफ द डेटा। आप बताओ, ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास है, आप क्या बताओगे 38 के लिए। क्या दोनों सही है, और आर मतलब इसका रीज़न करेक्ट है जो एक्सप्लेन किया गया है, ये आपको क्या लगता है।
बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या बोला है, बोथ ए एंड आर ट्रू। ये तो सही है ही है, डेटा को आप ऑथेंटिक तो होना ही चाहिए। डेटा मस्ट बी ऑथेंटिक बिफोर इट कैन बी of any value in historical research, yet proof of authenticity does not establish its value, it must also be accurate। कहीं सही है ये। और रीजन क्या बोला है, external criticism is therefore referred to as low criticism of data। अगर वो ऐसा, अगर आपका करेक्ट अगर होगा, ऑथेंटिसिटी अगर रहेगा, ऑथेंटिक होगा, तो क्या हो जाएगा, जो आलोचना है वो नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो आप विज्ञान में क्या होती है, कार्बन डेटिंग एक मेथड होती है जिसके ज़रिए आप किसी भी वस्तु के बहुत पुरानी चीज़ें जो मिलती है उसका एज को आप सही से आप निकाल पाते हो। इसको कहते हैं कार्बन डेटिंग कहते हैं। कार्बन का आइसोटोप होते हैं C12 C14, ऐसे जो लोग साइंस के होंगे जान समझ सकते हैं का आइसोटोप कैसे कहते हैं। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, खाली तो जान लो कि ये एक तरीका होता है जिसके ज़रिए हम किसी की बहुत पुराने से पुराने पत्थरों का या किसी चीज़ का हम, या किसी भी सब्सटेंसेस का हम उसका एज का हम निकाल सकते हैं। अब मान लो कि जैसे खुदाई में अगर कुछ मिलता है, जैसे हमें हड़प्पा संस्कृति में हमें बहुत कुछ मिला, हमें हिंदू धर्म से संबंधित बहुत कुछ मिला, योग से संबंधित का बहुत कुछ मिला। अब वो कितनी पुरानी है इसको जानने के लिए हम बहुत तरह से हम इसका डेटा को हम बताते हैं कि कितने पुरानी है। लेकिन कोई अगर इसका कार्बन डेटिंग कर देता है और कार्बन डेटिंग के बाद अगर कहता है कि ये कार्बन डेटिंग से ये निकला कि ये 5000 साल पुरानी है, तो क्योंकि ये डेटा कार्बन डेटिंग से निकली है और कार्बन डेटिंग एक आपका ऑथेंटिक मेथड होती है साइंस के, तो इसकी कोई आलोचना बहुत कम हो जाती है क्योंकि ये आपको पूरा ऑथेंटिक होती है। इसी प्रकार से जब कोई डीएनए टेस्ट के जरिए हम कोई रिजल्ट को निकालते हैं, जैसे कहीं पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो मृत व्यक्ति का हम नहीं जान पा रहे हैं एग्जैक्टली, जैसे अभी हुआ भी था, इस जो हादसा हुआ था, तो हम डीएनए टेस्ट करके हम ये निकाल सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति का फैमिली ये है, और उनको जो हमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है। इसमें कोई आपका आलोचना नहीं होगा क्योंकि ये कि आपका एक वैज्ञानिक तरीके से इसको हम स्टैब्लिश किया गया है। ये कुछ एग्जाम्पल थे कि क्यों ये दोनों आपको करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सही होगा। अब मुझे बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 39। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, emission of hydrocarbons and carbon monoxide are inherently very low from diesel vehicles। Statement 2 है, diesel driven vehicle are inherently more fuel efficient compared to petrol driven vehicles। ये दो बातें बताई गई है। In the light of the above two statements, choose the most appropriate from the option given below। अब बताओ कौन से होंगे, क्या लगता है आपको 39 के लिए? क्वेश्चन नंबर 39। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। कोशिश करो, जो भी आए मन में बताओ, जो भी आपका आंसर लगता है सही है। क्या होगा आंसर? क्या लगता है आपको? स्टेटमेंट 1 क्या बताता है? एमिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोक्साइड आर इनहेरिटेंटली वेरी लो फ्रॉम डीजल व्हीकल। करेक्ट है ये।
स्टेटमेंट 2 क्या है? डीजल ड्रिवन व्हीकल आर inherently more fuel efficient compared to petrol driven vehicle. दोनों ही बातें सही है। आप जो कार खरीदते हो तो इन सब बातों का ख्याल रखते हो, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन 40 करते हैं। When the middle term are both positively and negatively related to the major term, the interference is called, क्या कहते हैं इसको? Based on uniformity of coexistence, या ये पहला ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन है क्या होगा बताओ, कौन सा करेक्ट होंगे? केवलान्वयी, थर्ड है आपका केवल केवल आपका व्यक्तित्व की, और डी आपका है अनवश्य व्यक्तित्व की। ये आपको हो जाएगा अनवय व्यक्तित्व की। ये चैप्टर आप जब हम कर लेंगे फर्स्ट पेपर का तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हमने कर लिया, और आज हमने लगभग इस पेपर के एंड की तरफ है। इसके बाद एक पैराग्राफ होंगे और उस पैराग्राफ के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, और कम ही बचे इसमें से क्वेश्चन। हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए 50 में से। एक क्लास और करेंगे और उसके बाद हम इसको ख़त्म करके फिर हम कल हम एक पेपर ऐसा करेंगे। अभी आपको फर्स्ट पेपर का एक पहला पेपर आपको कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 10 क्वेश्चन और कर लेंगे, तो आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट पेपर में से आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे अटेम्प्ट करनी है। 2021 का पेपर भी हम सॉल्व करा कर रखे हैं, उसको भी आप देख सकते हो। कल ही हम कोशिश करेंगे एक पेपर ऐसा करने की जो सेकंड पेपर होगा, और सेकंड पेपर में पूरा 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपके साथ। जितना आप करके रखे हो पूरा प्रिपरेशन अपना पूरा रेडी और रिवीजन करके रखना, क्योंकि इसके बाद हम एक पेपर हम पूरा सॉल्व करेंगे योग के सेकंड पेपर के, और एग्जैक्टली यहाँ देखोगे आप कि आप कहाँ पे इस समय स्टैंड करते हो और कितना अच्छे से आप कर पाते हो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, पैटर्न को समझने में, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आप उसको एनालिसिस करते हो, इन सब चीज़ों के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि एक आपका सेकंड पेपर का हम कंप्लीट कर ले। एक हमने फर्स्ट पेपर हमने 80% कर लिया, हमने इसका 40 क्वेश्चन कर लिए हमने, 10 क्वेश्चन और कल कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा ये। और दोनों पेपर अगर आप करके जाते हो तो आपको बहुत आइडिया मिल जाती है कि एग्ज़ाम में आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कैसे वहाँ पे आपको अपीयर होने हैं। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं कल।